गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्शंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। हम लोग आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कॉन्ट्रासेप्शंस के और भी 7 to 8 टाइप्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, मतलब ये हार्मोन बेस्ड मेडिसिन होते हैं या बेसिकली हार्मोन्स ही होते हैं जिनको पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे इंजेक्शन के फॉर्म में फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। दीज आर नॉट फॉर द मेल्स, दीज आर ओनली फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो इनको इंजेक्ट किया जाता है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, और इनके इंजेक्शन देने पर, ठीक है, जो ओव्यूलेशन का साइकिल है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है, या जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है उसके अंदर जो है हिस्टोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं। एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू जो कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है, वो फेल प्रूफ होता है। मतलब कि ये जो कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं श्योर शॉट होते हैं, इनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कभी भी इनके इंजेक्शंस देने पर जो है किसी भी तरीके की कोई इश्यूज जो है, मतलब प्रेगनेंसी और फर्टिलाइजेशन को लेकर के वो इश्यूज जो है वो नहीं प्रोड्यूस होते, तो इनका जो रिजल्ट है वो 100% होता है। ठीक है, अब ये जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये बेसिकली 3 टाइप के आते हैं। ठीक है, एक है DMPA। DMPA यानी कि ये हार्मोन का एब्रीविएटेड फॉर्म है। कौन सा हार्मोन दिया जाता है उसका एब्रीविएटेड फॉर्म है ये। ठीक है, तो DMPA यानी कि डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ठीक है, क्या है? डेपोमेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट यानी कि DPMA जो है, इसका इंजेक्शन या तो 150 mg, दिस इज द क्वांटिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो 150 mg एवरी 3 months में दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि साल में 4 बार। ठीक है, साल में 4 बार 150 mg का इंजेक्शन दिया जाता है। या फिर अगर साल में 2 बार इंजेक्शन लेना हो, ठीक है, साल में 2 बार लेना हो तो हर 6 महीने में 300 mg का इंजेक्शन इसका लगता है। ठीक है, तो या तो 150 mg हर 3 महीने में या फिर 300 mg हर 6 महीने में, इस फॉर्म में इसका इंजेक्शन दिया जाता है। सेकेंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है नेट-एन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉरहेथिस्टेरोन इनैंथेट। ठीक है, क्या है? नॉरहेथिस्टेरोन इनैंथेट जो है वो नेट-एन का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब नेट-एन जो ये जो हार्मोन है ये भी इंजेक्टेबल है। ठीक है, तो 200 mg जो है हर 2 महीने में इसको इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, हर 2 महीने में 200 mg जो है दिया जाता है। ठीक है, देन वी आर हैविंग द थर्ड वन, दैट इज द साइक्लोफेम एंड द मेसिग्ना। ठीक है, तो इसमें जो है साइक्लोफेम और मेसिग्ना में DMPA और नेट-एन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे कि DMPA 25 mg प्लस एस्ट्रेडियोल 5 mg। ठीक है, इस फॉर्म में दे सकते हैं। कैसे? DMPA 25 mg प्लस एस्ट्रेडियोल 5 mg। ठीक है, या फिर नेट-एन 50 mg प्लस एस्ट्रेडियोल 5 mg, इस फॉर्म में। तो DMPA और नेट-एन जो है वो अल्टरनेट यूज किया जाता है। या तो DMPA जो है एस्ट्रेडियोल के साथ यूज करेंगे या फिर नेट-एन जो है वो एस्ट्रेडियोल के साथ यूज करेंगे। मतलब DMPA और नेट-एन एक साथ नहीं यूज किया जाता, उसको एस्ट्रेडियोल के साथ कंबाइन करके अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है उसके ये 3 टाइप्स हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव का टाइप है, ठीक है, वो है इंसर्टेबल। ठीक है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लांट्स। ठीक है, तो इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स बेसिकली बहुत ही
छोटे या माइन्यूट नीडल के जैसे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अब नीडल यानी कि सुई के जैसे डिवाइसेस होते हैं, बहुत छोटे और माइन्यूट होते हैं, और ये जो इम्प्लांट्स होते हैं इनके अंदर हॉर्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो इम्प्लांट्स हैं इनको फीमेल की बॉडी में सबडर्मली जो है इंसर्ट किया जाता है। सबडर्मली कहने का मतलब क्या है? डर्मा मतलब स्किन, ठीक है। तो सबडर्मली यानी कि जो अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के नीचे के जो लेयर्स हैं उनके अंदर जो है इन इम्प्लांट्स को जो है इंसर्ट किया जाता है। जैसे कि इम्प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही थिन और फाइन इस तरीके से सुई के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत थिन इम्प्लांट्स होते हैं, इनका प्रेजेंस जो है बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है, और इनको सबडर्मली यानी कि स्किन के नीचे की जो लेयर्स हैं उनमें इंसर्ट किया जाता है। वहाँ पे ये मतलब कंटिन्यूड रिलीज करते रहते हैं, यानी कि रुक रुक के धीरे धीरे जो है इनमें से हार्मोन का रिलीज होते रहता है, और उस हार्मोन के वजह से फिर कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो फीमेल को मिलता है, और हार्मोन की प्रेजेंस के वजह से प्रेगनेंसी के इश्यूज जो हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये जो इम्प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, 3 साल 5 साल 7 साल इस तरीके के लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं। और क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो इनको बॉडी के साथ कैरी करना, बॉडी के अंदर कैरी करना जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इनसे मतलब कंफर्ट में कोई इशू नहीं आता है, कोई भी लेडी जो है ईजिली इम्प्लांट्स लगवा सकती है और कॉन्ट्रासेप्शन ऑब्टेन कर सकती है, ठीक है। तो इम्प्लांट्स जो है उसमें एक टाइप जो है विच इज नोन एज द नॉर प्लांट, ठीक है। ये जो नॉर प्लांट होता है इसमें 5 नीडल जैसे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, 5 नीडल लाइक डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। और इनको जैसे कि फैन होता है, ठीक है, इस तरीके से फैन के शेप में जो है इनको सबडर्मली स्किन के नीचे इंसर्ट किया जाता है। 5 नीडल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉर प्लांट है इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 34 mm इंटू 2.4 mm, मतलब हर नीडल या हर डिवाइस जो है उसका साइज क्या होगा? 34 mm इंटू 2.4 mm। तो mm में यूनिट हम लोग ले रहे हैं, मतलब आप खुद सोच सकते हो कि कितने छोटे नीडल्स होंगे इसके, ठीक है। अब ये जो है स्किन के अंदर फैन के शेप के मैनर में इंसर्ट होते हैं, ठीक है। तो इतने छोटे होते हैं इसीलिए स्किन में सेपरेटली कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि स्किन को कट लगा रहे हैं फिर को इंसर्ट कर रहे हैं फिर टांके लगा रहे हैं। तो सचरिंग यानी कि जो टांके लगाने का प्रोसेस होता है, तो सचरिंग की जरूरत जो है यहाँ पर नहीं पड़ती। इजीली जो है स्कैल्पेल वगैरह से या फॉरसेप्स से पकड़ करके इनको जो है इंसर्ट किया जा सकता है स्किन के अंदर, ठीक है। अब इनका जो इफेक्ट होता है ये होता है 5 साल तक। दे आर इफेक्टिव फॉर 5 years, ओके। दे आर इफेक्टिव फॉर 5 years, ठीक है। उसके बाद एक और इम्प्लांट आता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लानोन, ठीक है। एक और इम्प्लांट है जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लानोन, ठीक है। अब ये जो इम्प्लानोन होता है ये भी नीडल के जैसा ही डिवाइस होता है, लेकिन नॉर प्लांट में जैसे 5 नीडल्स होते हैं, इम्प्लानोन में एक सिंगल नीडल ही होता है, ठीक है। अब ये जो एक सिंगल नीडल है इसका साइज होता है 40 mm इंटू 2 mm, ठीक है। इनका साइज होता है 40 mm इंटू 2 mm। 40 mm इंटू 2 mm का एक सिंगल नीडल होता है, ठीक है। अब इसको नीडल के हेल्प से जो है स्किन के नीचे इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अब इनके अंदर कौन सा हार्मोन रहता है? ये एक्चुअली इम्प्लानोन जो है ये 3 साल के लिए इफेक्टिव होता है। इट इज इफेक्टिव फॉर 3 years, ठीक है। तो नॉर प्लांट और इम्प्लानोन दोनों में कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं? नॉर प्लांट जो होता है इसके अंदर होता है 36 mg लेवोनोर्जेस्ट्रेल, ठीक है। नॉर प्लांट के अंदर होता है 36 mg लेवोनोर्जेस्ट्रेल, ठीक है। और नॉर प्लांट जो है इसके अंदर होता है 3
कीटो डेसोजेस्ट्रेल, ठीक है। 60 mg ऑफ 3 केटो डेसोजेस्ट्रेल जो है वो इम्प्लानोन के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हैं दो टाइप के इम्प्लांट्स हमारे पास में। देन आफ्टर दिस another type of contraception that we have okay, then we have the emergency contraception, ठीक है। emergency contraception जो है वो emergency cases में लिया जाता है wherein sexual intercourse or sexual assault has been taken without any protection, ठीक है। अगर किसी के ऊपर sexual assault होता है या अगर sexual intercourse हो रहा है, copulation हो रहा है बिना किसी protection के, ठीक है, तो emergency contraceptions जो है तब सीन में आते हैं, ठीक है। तो इनको आफ्टर मॉर्निंग पिल्स कहा जाता है। सो इन केस suppose if somebody has unprotected sexual intercourse, ठीक है, and they do not want to get pregnant, okay, then the lady has to consume the pills, okay, these are in the form of pills. So the lady has to consume the emergency contraceptive pills within 72 hours of having unprotected sex. So whenever they would have had unprotected sexual intercourse, so उस टाइम के 72 hours के अंदर अंदर the lady has to consume the pills, okay, and after consuming the pills she may have a reduced chance of getting pregnant, okay. So these pills they are available in different forms, like in the market you can get them in the form of eye pill, you can get them in the form of unwanted 72, okay, or we have Noral, we have Ovidon, तो अलग अलग नामों से जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। और these emergency contraceptives they are also a part of the family welfare program, okay, they are also a part of government funded family welfare program as well, ठीक है। And finally after the emergency contraceptives we are also having the surgical methods of family planning, ओके। सर्जिकल मेथड नाम से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इन्वॉल्व्स द सर्जिकल प्रोसीजर्स, ओके। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू जो है कॉन्ट्रासेप्शन ऑब्टेन किया जाता है। तो इसमें बेसिकली ये जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है ये मेल्स में भी हो सकते हैं और ये फीमेल्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फंडेड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं सर्जिकल मेथड्स, जिनको हिंदी में हम लोग नसबंदी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको नसबंदी कहा जाता है। एंड इंग्लिश में जो है इसके लिए दो अलग अलग टर्म्स हैं हमारे पास। अगर मेल्स के अंदर जो है सर्जिकल मेथड का यूज करके कॉन्ट्रासेप्शन ऑब्टेन कर रहे हैं तब उसको हम लोग कहते हैं वैसेक्टॉमी, ठीक है। और अगर फीमेल्स के अंदर सर्जिकल मेथड्स एम्प्लॉय कर रहे हैं तो तब हम लोग उसको कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी जो है मेल्स में होता है और ट्यूबेक्टॉमी जो है वो फीमेल्स में होता है। तो वैसेक्टॉमी में बेसिकली क्या करते हैं, मेल्स में जो वास डेफरेंस होता है, ठीक है, वास डेफरेंस को जो है काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है और लाइगेट कर दिया जाता है। लाइगेट कर दिया जाता है मतलब कि अगर वास डेफरेंस है इस तरीके से तो वास डेफरेंस को बीच में कट करते हैं। कट करने के बाद में जो दोनों कट एंड्स हैं उसको इस तरीके से सील कर दिया जाता है, ठीक है। तो वास डेफरेंस विल बी कट एंड इट विल बी लाइगेटेड, ठीक है। तो वास डेफरेंस को कट कर रहे हैं, लाइगेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं हम लोग। सिमिलरली ट्यूबेक्टॉमी में जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स को कट किया जाता है और फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके फिर इनको फोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं,
फैलोपियन ट्यूब्स को कट करते हैं, कट करके इनको फोल्ड कर देते हैं, इस तरीके से वापस फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करके फिर इसको क्या कर दिया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है। स्टिच करके इसको जो है इस तरीके से लाइगेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्स को हम लोग कट और लाइगेट कर रहे हैं, इसीलिए फीमेल्स में इस प्रोसेस को हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, तो अब वैजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी दोनों जो है दो तरीकों से हो सकता है। ठीक है, एक तो ओपन सर्जरी के मदद से हो सकता है और दूसरा जो है पिन होल टेक्निक से या लेजर टेक्निक से भी हो सकता है। ठीक है, तो वैजेक्टोमी में जो ओपन सर्जिकल मेथड है उसमें एब्डोमेन में कट किया जाता है, वास डिफरेंस को बाहर निकाला जाता है, उसको सिजर्स के हेल्प से कट करके फिर लाइगेट करते हैं, सिलते हैं उसको, और उसको वापस जो है एब्डोमेन में इंसर्ट कर दिया जाता है और ऊपर एब्डोमेन की जो स्किन होती है उसको क्लोज करके उसमें स्टिचेस पड़ते हैं। ठीक है, तो ये ओपन एब्डोमेन मेथड हुआ, ओपन सर्जिकल मेथड हुआ। दूसरा जो पिन होल मेथड होता है उसमें क्या किया जाता है कि एब्डोमेन में एक छोटा सा छेद किया जाता है 3 से 4 mm का। ठीक है, छेद करके फिर उसके अंदर जो है डिवाइसेस को इंसर्ट करते हैं, उस होल के थ्रू डिवाइसेस को इंसर्ट करके उस होल से जो है वास डिफरेंस को बाहर निकाला जाता है। वास डिफरेंस को बाहर निकाल करके उसको कट करते हैं, लाइगेट करते हैं, फिर उसी होल के थ्रू उसको वापस इंसर्ट कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से 1 या 2 टाके जो है बहुत ही मुश्किल से आते हैं। ठीक है, तो जो ओपन सर्जिकल मेथड है या जो पिन होल मेथड है, दोनों में ही सेम प्रोसीजर बस हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि बॉडी ओपन करने का तरीका क्या है। ओपन सर्जिकल मेथड में पूरी बॉडी को ओपन किया जाता है, बहुत लंबा कट लगता है, लेकिन पिन होल मेथड में एक छोटे से छेद से काम हो जाता है। ठीक है, तो ये वैजेक्टोमी का इंफॉर्मेशन था। अब ट्यूबेक्टोमी कैसे करते हैं? ट्यूबेक्टोमी में भी 2 मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो है ओपन सर्जिकल मेथड, तो फैलोपियन ट्यूब्स जहां पेल्विस में एब्डोमेन में होते हैं वहां पर बड़ा कट लगाते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को बाहर निकालते हैं, कट करते हैं, लाइगेट करते हैं, वापस फैलोपियन ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और स्किन को स्टिच कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा जो है वो नॉन इंसर्टिव मेथड होता है। नॉन इंसर्टिव मेथड में क्या करते हैं? नॉन इंसर्टिव मेथड या तो पिन होल, जैसा मैंने वैजेक्टोमी के बारे में बताया, या तो पिन होल के थ्रू जो है फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके लाइगेट किया जाता है, या फिर फैलोपियन ट्यूब्स को मोड़ करके, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स जो है उसको इस तरीके से फोल्ड करके उसके चारों तरफ जो है एक रिंग लगा दी जाती है इस तरीके से, और रिंग जो होती है वो पूरे तरीके से, जैसे हम लोग किसी पॉलीथीन के ऊपर रबर बैंड को अगर लगा दे तो पॉलीथीन कैसे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी एक जगह से, उस तरीके से इसके ऊपर फैलोपियन ट्यूब को फोल्ड करके फैलोपियन ट्यूब के ऊपर एक रिंग लगा दिया जाता है, सो दैट ओव्यूलेशन तो हो लेकिन एग जो है वो मतलब यूट्रस तक या फैलोपियन ट्यूब के अंदर तक ना आ सके, इस तरीके से। या फिर अगर रिंग नहीं लगाते तो नॉर्मली ऐसे ही जैसे कट करते हैं, कट करके फिर उसको दोबारा से लाइगेट करके पिन होल के थ्रू ही अंदर घुसा दिया जाता है। अगर पिन होल मेथड नहीं यूज कर रहे तो एक और मेथड यूज कर सकते हैं ट्यूबेक्टोमी के लिए, वो ये है कि वेजाइना के थ्रू जा करके, ठीक है, वेजाइना के थ्रू जा करके फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक है, वहां पर उसको कट और लाइगेट भी किया जा सकता है। तो 3 मेथड्स हैं ट्यूबेक्टोमी के, एक तो सर्जिकल मेथड है, दूसरा पिन होल मेथड है और तीसरा वेजाइना के थ्रू जा करके जो है ट्यूबेक्टोमी की जा सकती है। ठीक है, तो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ वैजेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। अब दोनों में फ़ायदा क्या है कि ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है, लेकिन इसमें थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। वो ये है कि बहुत रिकवरी का टाइम जो है वो थोड़ा लंबा रहता है। जैसे कि वैजेक्टोमी है वो बहुत ज़्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, तो वैजेक्टोमी में पर्सन जो है वो जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन ट्यूबेक्टोमी अगर इन्वेजिव कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी का प्रोसेस जो है उसमें रिकवरी जो है कम से कम 1 हफ्ते की होती है। ठीक है, और लेडी को कम से कम 1 हफ्ते का कंप्लीट रेस्ट चाहिए होता है ट्यूबेक्टोमी के बाद में। ठीक है, दूसरा इस मेथड से एक और फायदा क्या है कि वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से रिवर्सिबल है।
ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। दोबारा से वास डिफरेंस को और फैलोपियन ट्यूब्स को ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज, ये एक कंडीशन ये आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि अगर दोबारा से वास डिफरेंस को और फैलोपियन ट्यूब को ज्वाइन किया जाए तो उनकी एफिशिएंसी पहले जैसी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी गारंटी नहीं होती है। तो प्रोसेस रिवर्सिबल जरूर है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल फंक्शनिंग जो है होगी या नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट एक और टॉपिक पे आते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के केस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो है MTP। ठीक है, MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब ये MTP की टेक्निक होती क्या है? ठीक है, MTP की टेक्निक जो होती है, MTP और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है, ये वॉलंटरी या इंटेंशनल अबॉर्शन होता है फीटस का। ठीक है, वॉलंटरी या इंटेंशनल अबॉर्शन होता है फीटस का, जिसको कि फुल टर्म के कंप्लीशन के पहले ही किया जाता है। ठीक है, अब MTP जो है ये जनरली जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के हेल्प से इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, MTP करने के बहुत सारे डिफरेंट रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर बाई एक्सीडेंट प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, किसी को पता नहीं चला कि शी इज प्रेग्नेंट, किसी लेडी को अगर पता नहीं चला कि शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है, बट व्हेन शी गेट्स टू नो, ठीक है, और उसको वो बच्चा नहीं चाहिए होता है, शी वांट्स टू अबॉर्ट द चाइल्ड, शी डजंट वांट द चाइल्ड, इन दैट केस MTP जो है सीन में आता है। ठीक है, तो या फिर एक और रीजन हो सकता है MTP करने का कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है लेकिन जो डेवलपिंग फीटस है उसको कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल जेनेटिक कंडीशन हो या हार्मफुल डिजीज हो या किसी तरीके का फिजिकल मैल फॉर्मेशन हो, बच्चा ठीक से डेवलप नहीं हो रहा है, उसके बॉडी के पार्ट्स अगर ठीक से डेवलप नहीं हो रहे हैं, बच्चे के अंदर मूवमेंट अगर नहीं आई है, हार्ट बीट नहीं हो रही है, तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस जो हैं वो प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं। तो अगर बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का मैल फॉर्मेशन है तो मैल फॉर्मेशन या जेनेटिक डिजीजेज या कंजेनाइटल डिजीजेज जो होते हैं उनके होने के कंडीशन में भी MTP जो है वो एडवाइस किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा बच्चा पैदा होगा तो ऐसे बच्चे का फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो जो फिजिशियंस या डॉक्टर्स होते हैं वो जनरली ऐसी एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज को जो है अबॉर्ट करने का एडवाइस करते हैं। तो अगर कोई पर्सन किसी रीज़न से बच्चा नहीं चाहता या मेडिकल रीजंस के वजह से बच्चे में किसी तरीके का मेल फॉर्मेशन है, उस वजह से अगर बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ा तो तब जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है MTP करने का भी कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है। ठीक है, जैसे कि जो सेफ पीरियड होता है, ठीक है, सेफ पीरियड जो होता है MTP को परफॉर्म करने का वो होता है 5 वीक्स, मतलब कि गेस्टेशन के 5 वीक्स तक, गेस्टेशन के 5 वीक्स के अंदर अंदर अगर बच्चे का अबॉर्शन कर दिया जाए, ठीक है, तो तब ये जो 5 वीक्स के बीच का ड्यूरेशन होता है ये सेफ पीरियड कहलाता है। और इस ड्यूरेशन में अगर बच्चे का अबॉर्शन किया जाता है तो जो होने वाली मदर होती है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन कई बार जैसे मैंने मेंशन किया कि मेडिकल रीजंस होते हैं, ठीक है, तो अगर मेडिकल रीजंस जो है वो हमको कोई मेडिकल कंडीशन है बच्चे को, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी है बच्चे को, वो अगर 5 वीक्स के बाद पता चली तब क्या हुआ, ठीक है, अगर 5 वीक्स के बाद में पता चलता है कि बच्चे के अंदर कोई मैलफॉर्मेशन है या प्रेगनेंसी के बारे में 5
वीक्स के बाद में पता चलता है, ठीक है, तो तब क्या होता है, ठीक है, तब जो है एमटीपी यूज कर सकते हैं, लेकिन तब जो एमटीपी हम लोग परफॉर्म करते हैं उसमें रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके सर्वाइवल के ऊपर बात आ जाती है और वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जो है वहां पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जो सेफ पीरियड होता है वो 5 वीक्स या बहुत ज्यादा हो गया तो 6 वीक्स जो है वो सेफ पीरियड होता है। लेकिन कई सारे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अगर प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना ही है तो गेस्टेशन के शुरू के 3 महीने के अंदर जो है प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा का ड्यूरेशन हो गया है गेस्टेशन को, तब जो है रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो MTP है, ठीक है, MTP जो है इसको जनरली कब तक किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रॉपर लीगल टर्म्स में बात करें तो एक MTP एक्ट जो है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी कंट्री में, जिसमें कि रेगुलेट किया गया था कि भाई कब तक का प्रेगनेंसी जो है, कितने वीक्स तक की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो MTP एक्ट है ये 1971 के अंदर 1971 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और इसको ये जो एक्ट है इसका अमेंडमेंट जो है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो 2002 में किया गया था। तो इस एक्ट के हिसाब से 20 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, MTP एक्ट के हिसाब से 20 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है उसको सेफली अबॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 20 वीक्स से ज़्यादा की हो गई है तो ऐसे बच्चे को अबॉर्ट करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि बच्चे के साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके जान पर भी खतरा बन जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि MTP का जो सेफ पीरियड है वो शुरू के 3 महीने तक का ही होता है, मतलब कि 12 वीक्स तक का होता है, उसके बाद जो है प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कैसे किया जाता है, MTP कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। MTP में भी अगेन हार्मोनल मेडिसिन जो है उनका यूज किया जाता है, हार्मोन्स के हेल्प से जो है MTP को परफॉर्म किया जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती हैं, इसके अंदर यूज होता है मीसोप्रोस्टॉल, फिर होता है मीफेप्रिस्टोन, मीसोप्रोस्टॉल, मीफेप्रिस्टोन, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है और वो टैबलेट्स जो है उनको डॉक्टर के बताए हुए तरीके से जब ओरली लिया जाता है देन इट विल रिजल्ट इन द एबॉर्शन, ठीक है। लेकिन अगर फीटस जो है बड़ा हो चुका है, ठीक है, जनरली शुरू के 3 महीने तक फीटस छोटा रहता है, तो बाय दैट टाइम अगर हार्मोनल हम लोग टैबलेट्स लेते हैं तो उससे एबॉर्शन जो है वो सेफली हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा बड़ा अगर फीटस हो गया है तो फिर उसको जो है सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है डॉक्टर के हेल्प से। तो डॉक्टर्स जो है वेजाइनली यूट्रस के अंदर दे इंसर्ट देयर डिवाइसेस और डिवाइसेस के हेल्प से दे ब्रेक डाउन द बॉडी ऑफ द फीटस और धीरे धीरे 1 बाय 1 जो है वो फीटस के बॉडी पार्ट्स को रिमूव करते हैं। देन फाइनली एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं DNC। तो DNC का जो प्रोसेस होता है उसके हेल्प से जो है फिर यूट्रस की इंटरनल क्लीनिंग की जाती है सो दैट फीटल रिमेन्स किसी भी तरीके के यूट्रस के अंदर ना रहे। तो DNC से क्लीनिंग करने के बाद में फिर माना जाता है कि अबॉर्शन हैज बीन डन, ठीक है। तो ये जो MTP होता है this is to be performed and this is to be undertaken only under the strict registration through the physician only, ठीक है। फिजिशियंस जब उसको अच्छे तरीके से देख रहे हैं, उसको मॉडरेट कर रहे हैं या उसको चेक कर रहे हैं, तो फिजिशियंस के हेल्प से ही MTP को परफॉर्म करना चाहिए। दिस शुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय वन ओन सेल्फ, ठीक है। खुद से इसको परफॉर्म नहीं करना चाहिए। अगर फिजिशियंस के मॉनिटरिंग के अंदर ये प्रोसीजर को परफॉर्म
परफॉर्म किया जाए देन ओनली इट विल बी सेफ। ठीक है, तो दीज वर द डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड और विच आर प्रेजेंट फॉर अस टू यूज। ठीक है, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से रिलेटेड है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अंटिल देन आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।